दोस्तों, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनका कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या फिर अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं जिनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो सैलरी से हो रही थी वो अब बंद हो चुकी है और अब आपके पास जो रिटायरमेंट के तौर पर फंड मिला है उसी पर आप डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, यानी जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लेकिन एकमुश्त पैसा है और उसे इन्वेस्ट करके उसके ऊपर जो उन्हें ब्याज मिलेगा उस पर अगर वो अपने खर्चे को लेकर के डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए म्यूचुअल फंड में SWP का जो प्लान है वो बेहतरीन प्लान है। क्योंकि इस प्लान के अंतर्गत आप अपने एकमुश्त पैसे को इन्वेस्ट करके और उसके ऊपर जो हमें ब्याज मिलेगा उस ब्याज में एक फिक्स अमाउंट सेट कर सकते हैं, ताकि प्रत्येक महीने हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए और उस क्रेडिटेड अमाउंट से, यानी जो प्रत्येक महीने हमें पैसा मिलेगा उस अमाउंट से हम अपने खर्चे को वहन कर सकते हैं। SWP प्लान स्टार्ट करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, मतलब कि जो रिटायरमेंट के तौर पर हमें फंड मिला और आप उसे म्यूचुअल फंड में रख करके और SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए अलग म्यूचुअल फंड होगा। और जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके पास एक अच्छा कॉर्पस जनरेट हो चुका है और अगर अब वो इस SWP स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग म्यूचुअल फंड होगा। तो सबके लिए चीजें चूंकि अलग अलग है, रिस्क लेने की क्षमता सबकी अलग है, सबके लिए टाइम होराइजन अलग है, तो सबके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड ही बेहतरीन होता है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। हम लोग पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या और कैसे आपको SWP प्लान के तहत सेट करना है, ताकि आपका पैसा जिंदगी भर चलता रहे, कभी खत्म ही ना हो। आप रेगुलर बेसिस पर पैसे विड्रॉ भी करते रहें और ये पैसा कभी खत्म ही ना हो। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले SWP के बेसिक्स को जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि हर महीने सिस्टमैटिक तौर पर हम एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब हम एक इन्वेस्टेड अमाउंट में से प्रत्येक महीने एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर लॉन्ग टर्म में हमें 12 से 15% रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, अगर आप पास्ट डेटा म्यूचुअल फंड का उठा करके देखेंगे तो 12% अगर हमें रिटर्न मिल रहा है और उसका मात्र आधा यानी कि 6% सालाना अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी भी 6% रिटर्न के हिसाब से जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो क्या करेगा? ग्रो करता रहेगा। यानी कि ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जितना हमें पैसा मिल रहा है ब्याज के तौर पर उसमें से आधा ही तो हम साल भर में निकाल रहे हैं, तो ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। बल्कि जो आधा हमारा ब्याज बचा, यानी जैसे मान लीजिए 12% हमारा रिटर्न मिल रहा है, तो उसमें से 6% साल भर का हम निकालेंगे और बाकी का जो 6% ब्याज बना वो हमारा प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा अगले साल, और अगले साल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो और बढ़ जाएगा। और उसके बाद वाले वर्ष में जब हम लोग निकालेंगे तो उसका जो ब्याज होगा 6% वाला वो भी जुड़ता चला जाएगा। यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट लगातार बढ़ता रह रहा है और उस पर 6% के हिसाब से आपको लगातार रिटर्न मिलता रहेगा और बाकी का 6% हम लोग निकाल लेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैं 6% क्यों कह रहा हूं? देखिए, अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड में देखें, यहां कोई फिक्स तो है नहीं, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं तो 12 से 15% बड़े आराम से म्यूचुअल फंड में पास्ट डेटा के हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर मिनिमम अगर 12% भी मान करके चलूं तो मैं 6% इसलिए विड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूं, ताकि जो हमारा अमाउंट है वो कभी खत्म ही ना हो। अब मान लीजिए 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मिल रहा है और साल भर का मैं 15% निकाल रहा हूं, तो 12% जब मिल रहा है तो 15% मैं निकालूंगा, तो जाहिर सी बात है जो ब्याज हमें साल भर में मिला वो तो निकलेगा ही निकलेगा, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी तो 3% निकल रहा है, तो उस हिसाब से कुछ समय बाद हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो हमें SWP प्लान के अंतर्गत ऐसे अमाउंट को सेट करना होता है ताकि हमारा पैसा कभी खत्म ही ना हो और लगातार जिंदगी भर बढ़ता रहे। इस सभी चीजों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से आगे वीडियो में आप देखेंगे। अभी एक बार बात कर लेते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करते करते वह रिटायरमेंट के एज पर आ चुके हैं, मतलब 60 साल उनकी हो चुकी है और अब रेगुलर सैलरी के तौर पर उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका है। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड में जहां पर वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे उसी से वह SWP का प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के फंड हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, इसके अलावा स्मॉल कैप फंड, इसके अलावा अलग अलग म्यूचुअल फंड और भी हैं। इनको कंबाइन करते हुए जैसे कि अगर आप बात करें मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो डेट जो होता है डेट म्यूचुअल फंड, और इसको हाइब्रिड करते हुए बैलेंस एडवांटेज फंड, तो बहुत तरीके के फंड होते हैं।
अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए 15 साल से आपने इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और आपके पास लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट हो चुका है, या फिर आप एकमुश्त पैसा डाले हुए थे आज से 15 साल पहले और वो बढ़कर के 1 करोड़ रुपया हो चुका है, तो आपको उसी फंड से SWP आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आगे सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझेंगे। और अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं और पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए सोच समझ करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड, यानी कि ऐसा फंड जो कि हाइब्रिड टाइप का है, जो कि इक्विटी में भी और डेट में भी आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, वहां से आपको SWP स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि डेट का जो म्यूचुअल फंड है, डेट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कारपोरेट बॉन्ड्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, जो कि रेगुलर फिक्स इनकम आपको जनरेट करके देगा। यहां पर ये चीजें टैक्स जो होती हैं वो रिस्क फ्री हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो आपको पहले से डिफाइन करके देती है कि हम इतना रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर कर रहे हैं, यानी वो रिटर्न फॉर्म में हो गया। जैसे आप FD में आपका फिक्स अमाउंट है, लेकिन बाकी का जो अमाउंट आपका इक्विटी में जा रहा है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, इस वजह से वो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना करके चला जाता है। मतलब कि अगर AMC को ये लगता है कि इस समय मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो डेट के पार्ट को भी वो कुछ पोर्शन बढ़ा करके इक्विटी में डाल देंगे, क्योंकि इक्विटी में जो रिटर्न मिलने की संभावना इस समय ज्यादा है। मान लीजिए कि मार्केट क्रैश हो रहा है, तो उस कंडीशन में हाई पीक पर, यानी कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो वहां पर वो आपके जो इक्विटी का पार्ट है उसको सेल आउट कर सकते हैं और उसको डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये लगता है कि यहां से मार्केट गिरने वाला है। तो आपका जो पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एक बैलेंस बना करके चलता है और आपको आपके पैसे पर एक फिक्स तरीके से रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड, अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए SWP स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अब वो SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा प्लान बेहतरीन होगा। जैसे मैं मान ले रहा हूं कि देखिए SIP के माध्यम से एक इन्वेस्टर प्रत्येक महीने 15,000 SIP कर रहा था और 15% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 15 साल में इनका जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ, जनरेट हुआ, वो 1 करोड़ हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने इन्वेस्ट किया था 27 लाख रुपया 15,000 प्रत्येक महीने के हिसाब से 15 वर्षों में, और इनका जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो 74,52,000 हुआ, यानी 74.5 लाख आप इसको मान सकते हैं। और टोटल जो इनका कॉर्पस बना वो 1 करोड़ के आसपास बन चुका है। ठीक है, और अब ये SWP स्टार्ट करना चाहते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लमसम किया हुआ था लगभग 11 लाख का। देखिए मैं 11 लाख यहाँ पर लमसम कर दे रहा हूँ, और 15% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 15 वर्षों में इनके पास जो कॉर्पस जनरेट हुआ वो लगभग 89 लाख इनका हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको बढ़ा करके 12 लाख कर देता हूँ, और 12 लाख इस तरीके से करते करते लगभग 97 लाख, लगभग 1 करोड़ हो चुका है। ये लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इनके पास 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट हो चुका है। तो इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति अगर SWP स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बेहतरीन होगा। देखिए ऐसे बहुत से आपको सलाह यूट्यूब पर देखने को मिलती होगी कि हमें इस फंड से, हो सकता है कि आप स्मॉल कैप में हो सकता है कि आप लार्ज कैप में हो सकता है कि आप मिड कैप में इन्वेस्ट किए हो, या फिर हो सकता है कि आप डाइवर्सिफाई करके लार्ज, मिड कैप और इन सब में पैसा इन्वेस्ट किए हो। तो अगर आप इसको बैलेंस की तरफ ले जाएंगे, किसी ऐसे फंड की तरफ ले जाएंगे जो कि कम वोलेटाइल हो, क्योंकि स्मॉल कैप नो डाउट ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि रिटायरमेंट के बाद से या फिर इस प्रकार के जब हमारा कॉर्पस एक अच्छा कॉर्पस हो जाता है तो हमें इसे स्विच कर देना चाहिए, या फिर इस पूरे पैसे को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए जहां पर कम वोलेटाइल हो पैसा। ठीक है, यानी इन्वेस्टेड अमाउंट। तो अगर यहां से आप इसको स्विच करने जाएंगे या फिर इस पूरे पैसे को निकाल करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में जाएंगे जहां पर वोलेटिलिटी कम हो, तो आपको बहुत नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट पर जो भी आपका रिटर्न बना है, देखिए ये आपका रिटर्न है यानी ब्याज है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको तुरंत देना पड़ जाएगा अगर आप स्विच भी करते हैं। तो मतलब कि आप जिस म्यूचुअल फंड से थे उस म्यूचुअल फंड से अगर स्विच करके किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि कम वॉलेटाइल हो, तो इस रिटर्न पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 1 लाख का इसमें क्या होता है, छूट होता है। तो 1 लाख अगर मैं यहाँ से घटा भी दूं तो भी कितना बचेगा आपका, 84,64,474 रुपया ऐसा बचेगा, जिस पर आपको
टैक्स देना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि इसका 10% आपको टैक्स देना होता है। तो 10% अगर हम लोग निकाल दें तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा और अब आपके पास कितना हुआ देखिए 8,46,447 रुपया, यानी लगभग 8.5 लाख आपको तुरंत टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब आप सोचिए कि 8.5 लाख तो आप टैक्स में दे रहे हैं, तो इस टैक्स को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस टैक्स को बचाने के लिए हमें यह करना चाहिए कि हम इस फंड को स्विच ना करें या फिर किसी ऐसे फंड में ना डालें जो कम वोलेटाइल है, बल्कि हम इस फंड को जिसमें इन्वेस्टेड थे उसी से हम SWP स्टार्ट कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको तुरंत 8.5 लाख रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप स्मॉल कैप में हैं, नो डाउट स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो अगर मेरा ये टारगेट है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ कॉर्पस जनरेट हो जाएगा, उसके बाद मैं जाकर के SWP स्टार्ट करूंगा, तो अगर मैं ये मान करके चल रहा था 1 करोड़, तो हमें इसका 20% हमें इसका वोलेटिलिटी के लिए इसमें इकट्ठा करना होगा। यानी कि अगर हम 1 करोड़ मान करके SWP स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख, कितना? 1 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस जब होगा तब हम उसे 1 करोड़ मानेंगे। क्यों? क्योंकि 20 लाख का जो अमाउंट है वो हम ऐसे अमाउंट के तौर पर रखेंगे जो कि वोलेटाइल होगा। क्योंकि स्मॉल कैप आज अगर आप ऊपर देख रहे हैं, मार्केट जब क्रैश होता है तो सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है स्मॉल कैप में ही। तो उस वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए हम 20 लाख एक्स्ट्रा फंड रखेंगे। यानी कि अगर हम 1 करोड़ पर अपना SWP स्टार्ट करना चाहते हैं और स्मॉल कैप से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम 1 करोड़ अगर हमारे अमाउंट में अगर हमारे कॉर्पस में 1 करोड़ 20 लाख है तो हम उसको 1 करोड़ मान करके चलेंगे, और अगर 1 करोड़ है तो हम उसको 80 लाख मान करके चलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो हम लोग विड्रॉल सेट करते हैं वह हम जो भी हमारे पास कॉर्पस होता है उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी है और ऊपर से इसमें नल लगा हुआ है और यहाँ से पानी इसमें आ रहा है, और एक इस बाल्टी में नल लगा हुआ है जहाँ से हम लोग पानी निकाल रहे हैं। SWP भी इसी प्लान पर काम करती है। जैसे जो हमें रिटर्न मिल रहा है साल भर में, मान लीजिए 12% मिल रहा है, तो 12% ये ऊपर वाला नल हमें 12% दे रहा है, यानी पानी तेज़ी से आ रहा है। और हम जो विड्रॉल सेट करेंगे वो 6% मात्र सेट करेंगे, यानी जितना पानी आ रहा है उससे आधा ही पानी हम निकाल रहे हैं। तो क्या कभी बाल्टी से पानी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। SWP भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है कि जितना हमें रिटर्न मिल रहा है उसका आधा रिटर्न हम लोग निकाल रहे हैं, बाकी का जो 6% रिटर्न है वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जाएगा। और इस तरीके से अगले साल जो प्रिंसिपल अमाउंट था और जो 6% रिटर्न हमें मिला उसके हिसाब से और रिटर्न पर रिटर्न मिलता चला जाएगा, और इस तरीके से हमारा पैसा लगातार ग्रो करता रहता है और ये जिंदगी भर चलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट हो चुका है, तो 1 करोड़ को हम लोग, अगर आप स्मॉल कैप में हैं तो 20% जो फंड होगा उसको हम लोग वोलेटाइल मान करके चलेंगे। और 1 करोड़ भरे हमारे पास कॉर्पस हो चुका है, लेकिन हम उसको क्या मान करके चलेंगे? 80 लाख मान करके चलेंगे। अब 80 लाख का, ध्यान से सुनिए, 80 लाख का 6%, ठीक है, 80 लाख का 6% हम लोग सेट करेंगे। देखिए 6% हम लोग सेट करेंगे साल भर का विड्रॉ करने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 छक 48 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4,80,000। और मंथली में अगर हम लोग कर दें तो इसको 12 से भाग दे देंगे, 12 चौक 48 और 1 2 3 4, यानी कि 40,000 रुपया हर मंथ हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 80 लाख का फंड है, अगर स्मॉल कैप में है तो वो भले 1 करोड़ है लेकिन हम लोग उसे 80 लाख मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। और 20 लाख जो हमारा 1 करोड़ के बाद से 20 लाख बच रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे? वोलेटिलिटी के लिए हम लोग रखेंगे कि मार्केट मान लीजिए बहुत नीचे चला गया, बहुत ऊपर चला गया, तो इस तरीके से वोलेटाइल चीज़ों के लिए हम लोग 20 लाख रुपया अलग से रखेंगे, जो कि 1 करोड़ में से हम लोग केवल 80 लाख पर ही हम लोग ये चीज़ें सेट कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यानी कि आप 40,000 रुपया हर महीने निकाल सकते हैं, फिर भी आपका पैसा जिंदगी भर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्विच करते हैं या फिर दूसरे फंड में जाते हैं तो तुरंत आपको 8.5 लाख का यहाँ पर तुरंत टैक्स पे करना पड़ जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर में। तो इस टैक्स को आप बचा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद से अगर ये तो बात हो गई ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे और उनके पास एक अच्छा कॉर्पस जनरेट हो गया, तो वो चाहें तो उसी फंड से अपना SWP स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ फंड आप जरूर वोलेटिलिटी के लिए मान करके रखिएगा, उसके बाद ही आप अपना SWP स्टार्ट करिएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई।
अब मान लीजिए कि आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं और आप SWP स्टार्ट करना चाहते हैं। आप मान लीजिए स्मॉल कैप में आपने पैसा डाल दिया और आप वहीं से आप अपना SWP स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन प्लान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। स्मॉल कैप जो होता है, स्मॉल कैप वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। मान लीजिए कि आज आपने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और आज ही से मान लीजिए आपने SWP स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आज के डेट में आपने इन्वेस्ट किया और अगले महीने से पैसा विड्रॉ करने लगे। अब मान लीजिए मार्केट का कोई भरोसा तो है नहीं, मार्केट क्या हुआ कि क्रैश हो गया और थोड़ा सा नीचे चला गया, तो 50 लाख का जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो घट करके मान लीजिए 40 लाख रह गया। तो 40 लाख जब आपका रह जाएगा अमाउंट, और जब आप अगले महीने से यानी इन्वेस्ट किए गए महीने के अगले ही महीने से अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक तो आपका अमाउंट क्या हो गया, घट गया, और जो आपका पैसा विड्रॉ होगा वो प्रिंसिपल में से निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैसा मार्केट ऊपर जाने के कंडीशन में अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट किए थे और मान लीजिए 1 साल 2 साल पैसा छोड़ दिया आपने और वो ग्रो करके 60 लाख हो गया, तो आपका प्रिंसिपल तो 85 लाख था, बाकी का जो 10 लाख बढ़ा वो क्या है, वो आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आप 1 साल या फिर 2 साल बाद पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपका प्रिंसिपल में से पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है, बल्कि जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उस इंटरेस्ट में से पैसा विड्रॉल हो रहा है। लेकिन जब आपका मार्केट क्रैश होने की वजह से प्रिंसिपल अमाउंट घट करके 40 लाख रह गया, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा प्रिंसिपल में से जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका पैसा जल्दी खत्म होने की संभावना रहेगी। तो हमें, अगर आप SWP स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश इन्वेस्टर के तौर पर, तो तुरंत आज इन्वेस्ट किया और आज ही से SWP नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए, बल्कि आपको आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 साल आप अपने पैसे को ग्रो होने का मौका दीजिए, क्योंकि 1 से 2 साल में आपका पैसा ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद से जो आप विड्रॉल करेंगे वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं, बल्कि जो अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर बढ़ चुका है उसमें से आपका पैसा विड्रॉल होगा। और इस तरीके से अब आपके लाइफ टाइम ये पैसा चलता रहेगा और कभी भी ये पैसा खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई कि आपको इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद नहीं, बल्कि कम से कम 1 से 2 साल आपको पैसा छोड़ना चाहिए मार्केट में, उसके बाद ही आपको पैसा विड्रॉल करना चाहिए SWP के माध्यम से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ठीक हो सकता है। तो इसके लिए आपको बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जाना चाहिए, और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस का बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, जैसे कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इन दोनों में से या फिर बहुत सारे अन्य भी बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सेल या फिर बाइंग आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, इसलिए आप बिना किसी अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लिए बिना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद से देख सकते हैं आप, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को यहाँ पर ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 साल में इस फंड ने लगभग 26.5% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 साल को सिलेक्ट करता हूं तो 5 साल में इसने लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है, और ऑल पर जब मैं सेलेक्ट करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 16.5% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। ठीक है, अब इस फंड के थोड़ा सा मैं होल्डिंग्स पर जाता हूं, तो होल्डिंग्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा होल्डिंग एनालिसिस में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर होल्डिंग एनालिसिस में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर इक्विटी में इन्होंने 55% पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, और डेट में 27% पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि कंपनी की डायरेक्ट हिस्सेदारी ली जा रही है इस AMC के द्वारा, यानी कि इन्होंने अपने पूरे फंड का, जो इनके पास टोटल फंड साइज है, देखिए 79,875 करोड़, यानी ऑलमोस्ट आप 80,000 करोड़ मान सकते हैं। तो इनका फंड साइज इस बैलेंस एडवांटेज फंड में HDFC में 80,000 करोड़ का है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसमें से 55% यानी इस पूरे फंड का 55% ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, और बाकी का जो पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 27.5% ये कहाँ पर कर रहे हैं, डेट में। डेट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, तो ये फिक्स रिटर्न हमें देते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका रिस्क फ्री हो गया, ये आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कि मार्केट क्रैश होने लगा, तो उस कंडीशन में अगर AMC को, यानी मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ये लगता है कि अब यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और अब यहाँ से क्रैश होने की संभावना रहेगी, तो उस कंडीशन में AMC क्या करती है कि यहाँ पर जब मार्केट ऑल टाइम हाई है तो
इक्विटी के पार्ट को, कुछ परसेंट पार्ट को सेल आउट कर देती है और यहाँ से जो फंड मिलेगा वो डेट में डाल देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब मार्केट गिरने की संभावना है अगर एएमसी को लगता है, तो चूंकि अब यहाँ से रिटर्न कम होने की संभावना रहेगी, तो ऑल टाइम हाई पर जो पैसा सेल आउट करने पर उन्हें मिलेगा उस फंड को वो इन्वेस्ट कर देंगे डेट में, और डेट में चूंकि हमें 7% 8% जो भी रिटर्न हमें मिलेगा और वो इस इक्विटी से ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट क्रैश होगा तो हो सकता है कि आपका पैसा शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है निगेटिव में चला जाए। तो चूंकि आपका पैसा यहाँ से निकाल करके अब डेट में डाल दिया गया जो कि रिस्क फ्री है, जो कि 8% हमें रिटर्न दे रहा है, तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो जो होता है वो बैलेंस हो जाता है और जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है उस दौरान भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये फायदा होता है अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं और बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जाते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो कम वोलेटाइल होता है। कम वोलेटाइल होने का रीज़न ही ये है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो रिस्क फ्री भी है और रिस्क वाला भी है। तो रिस्क वाला जो पैसा है अगर मार्केट क्रैश करेगा तो वो रिस्क फ्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे जो एएमसी होते हैं। तो इस वजह से अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं और चाहे आप रिटायर्ड पर्सन है और रिटायरमेंट फंड के तौर पर आपको पैसा मिला और अगर आप उसे इन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारे फंड्स बेहतरीन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और कभी भी अगर आप देखेंगे, अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है और अगर आपको फंड मिला हुआ है तो आपको कभी भी स्मॉल कैप में पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। हो सकता है कि अगले साल आपको 20% 30% का रिटर्न देखने को मिले और उसके अगले साल हो सके आपका पैसा निगेटिव में चला जाए। तो लॉन्ग टर्म में नो डाउट आपको फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में नो डाउट आपको फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि 10 साल 12 साल 15 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो स्मॉल कैप आपको बेहतरीन रिटर्न बना करके देगा और ये लार्ज कैप और मिड कैप से ज़्यादा ही होगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि चूंकि आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर चुके हैं, यानी आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसी में से पैसा तो निकल करके आ रहा है। तो मान लीजिए कि जब मार्केट निगेटिव में चला गया और उस दौरान पैसा आपका निगेटिव में और उस दौरान आप एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, तो एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट घट चुका है और ऊपर से आप विड्रॉल भी कर रहे हैं, तो इससे आपको नुकसान होने लगता है। इस वजह से हमें ऐसे फंड को चुनना चाहिए जो कि हमें रिटर्न भले बहुत ज़्यादा ना दे, एक साल में 20% 30% 40% रिटर्न ना दे, लेकिन एटलीस्ट एक स्टेबल रिटर्न हमें दे। हमें 12% 13% 14% ही दे, लेकिन स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि मार्केट क्रैश हो तो माइनस में चला जाए, वहाँ पर मार्केट क्रैश हो तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल कैप की तरह बिल्कुल ही निगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरीके से जब आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिस्क को थोड़ा कम करते हैं और आप सही स्ट्रेटेजी के तौर पर कि आज आपने इन्वेस्ट किया तो कम से कम 1 से 2 साल हम पैसे को छोड़ेंगे मार्केट में ग्रो होने के लिए और उसके बाद एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ चुका होगा और उसके बाद से जब आपका पैसा विड्रॉल होगा एसडब्ल्यूपी के माध्यम से तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं बल्कि जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो हमें रिटर्न मिल चुका है उससे पैसा विड्रॉ हो रहा होगा और जितना हमें रिटर्न मिलेगा उसका हम सिर्फ आधा ही निकालेंगे। मतलब कि 12% अगर हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो सिर्फ 6% ही निकालेंगे साल भर का, और अगर महीने का आप देखेंगे तो सिर्फ 0.5% ही आप अपने टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न का निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। तो पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस दौरान जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे थे उसी से आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कर चुके हैं और मैंने आपको दिखा दिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से कि 8.5 लाख रुपया तो आपका तुरंत टैक्स में चला जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर में। तो इस टैक्स को बचाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम उसी म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो फ्रेश इन्वेस्टर के तौर पर हमें ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हमारा रिस्क कम है, और इस रिस्क को कम करने के लिए हमें डायनेमिकली एसेट एलोकेशन वाले फंड यानी बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम जो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेहतरीन रहा होगा ये वीडियो और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।